नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि फाइनली जापान ने भारतीय कंपनियों के ऊपर कंप्लीट तरीके से प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है। वहीं भारत और चीन के बीच बढ़ रही इनलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए अब चाइनीज लोग आसानी से वीजा नहीं ले पाएंगे। अमेरिका का एक काफी ताकतवर या फिर कहें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ कोरिया पहुंच चुका है और वहीं से नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना पर नजर रखी जा सकेगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल को सीधी वार्निंग दी जा चुकी है और इस बार हिजबुल्लाह की ये वार्निंग अमेरिका को भी कहीं न कहीं परेशान कर रही है। आज के इस वीडियो में अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इजरायल, भारत, जर्मनी से जुड़ी हुई सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये है कि जो भारतीय नागरिक लगातार रशियन आर्मी में शामिल हो रहे थे अब उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि रशिया यूक्रेन वॉर में करीब 4 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए रशियन गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बातचीत की और अब तक करीब 10 लोगों को वहां से वापस लाया जा चुका है, जो सिर्फ रशियन आर्मी में शामिल होने के लिए ही वहां पर गए थे। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भारत ने बड़ी आसानी से निकाल लिया है। इसे आप भारत और रशिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं। अगली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली जापान ने ऑफिशियली भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसमें सिर्फ अकेला भारत नहीं बल्कि चीन, यूएई, उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। लास्ट अपडेट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से G7 कंट्रीज ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये है कि उन सभी देशों की कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो लगातार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से रशिया का सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो चीजें इंपोर्ट करना हो या फिर रशिया को इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने। जो भी कंपनी ऐसा करते हुए पाई जाएंगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासकर G7 कंट्रीज की तरफ से। और अब फाइनली जापान ने अपने 26 सालों के इतिहास को तोड़ते हुए भारत के कंपनीज पर प्रतिबंध लगा करके ये बड़ा फैसला किया है। लेकिन अगर जापान साइलेंटली भारतीय कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध लगा देता तो शायद भारत को इसका बुरा न लगता। लेकिन रिसेंटली पीएम मोदी को G7 समिट में इन्वाइट किया जाता है और वहां पर ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जो भी कंट्रीज या कंपनीज रशिया के साथ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंक बना रही हैं उन पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। एक देश के प्रधानमंत्री के सामने आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इन चीजों को शायद भारत आगे चल के ना भूले। और जापान तो अमेरिका के प्रेशर में आकर के बड़ा फैसला ले चुका है और जापान भी इस बात को अच्छे से जानता है कि उनके करीब 42 से 45 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है और अगर भारत ने एक भी छोटा सा फैसला ले लिया तो इसका सीधा असर जापान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देखते हैं भविष्य में भारत और जापान इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिलहाल इन 4 देशों के करीब 11 कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा जापान के अंदर इन कंपनीज की जो भी प्रॉपर्टीज थी उन्हें पूरी तरीके से फ्रीज किया जा चुका है। जापान के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को कस के लतीड़ा है। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान चीन का गुलाम है। चीन के कर्जे में दबा हुआ पाकिस्तान सिर्फ चीन की ही बात मानता है और पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस मानव अधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह जो कि यूनाइटेड नेशंस में तैनात हैं, वो खासकर उन्हीं देशों पर नजर रख रही हैं जो कि भारत के विरोध में अलग अलग तरीके की गतिविधियां करते आए हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा जीवन के अंदर उठाया, पाकिस्तान को उसके बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर के फिर से उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। लास्ट हमने देखा है कि भारत के ऊपर 4 से भी ज्यादा आतंकी हमले किए जा चुके हैं बैक टू बैक और इन चीजों को भारत माफ नहीं करेगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है अमेरिका, चाइना और ताइवान से। आपको याद होगा इसी साल मार्च के महीने में करीब 5 साल बाद अमेरिका और चीन ने परमाणु हथियारों को लेकर के एक अनौपचारिक वार्ता की थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये दोनों ही देश उनके जो भी रिलेटेबल कंट्रीज हैं उन पर एक दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए कभी भी परमाणु हथियारों की धमकियां नहीं देंगे या फिर भविष्य में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के भी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका दूसरी तरफ से ताइवान को मल्टीपल हथियार सप्लाई कर रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर के फंड्स और हथियार भेजे जा रहे हैं ताइवान के अंदर। तो इस समय पर चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन अगर ताइवान के सामने कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा तो वो ताइवान पर परमाणु हमले कर सकता है और इस चीज को लेकर के
ग्लोबली प्रेशर इन दोनों ही देशों के ऊपर बनाना शुरू किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जर्मनी से, जहां पर जर्मनी ने चीन के अंदर बैठ करके ही चीन को धमकी दे डाली है। असल में जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हेबेक जो इस समय चीन की यात्रा पर गए हुए हैं। आपको बता दें कि कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि जर्मनी का कोई बड़ा अधिकारी चीन की यात्रा पर गया हुआ हो, लेकिन चीन के अंदर जाकर के चीन को ही धमकी देना यह अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि रिसेंटली अमेरिका ने चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 100% ड्यूटी इंपोज कर दी है, लेकिन इसी के साथ यूरोपीय देशों ने भी बड़ा फैसला लिया और उन्होंने भी कई अलग अलग परसेंटेज की ड्यूटीज अलग अलग प्रोडक्ट पर चाइनीज मार्केट को दबाने के लिए लिया है। लेकिन रॉबर्ट हेबेक का कहना है कि जो फैसला यूरोपियन यूनियन ने लिया है ये शायद चीन पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, और उन्होंने कहा है कि चीन को ये कोई सजा देने जैसा नहीं है। और ये बात उन्होंने तब बोली जब वो चीन की यात्रा पर गए हुए थे और चीन के तमाम अधिकारियों के सामने वो इस स्टेटमेंट को दे रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़े कारण की बात की जाए तो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज ने पूरे यूरोप के मार्केट पर कब्जा जमा के रखा है। वैसे तो जर्मनी के अंदर भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये शायद उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे जिस लेवल पर चाइना कर रहा है। चाइना सस्ती असेंबली लाइन का इस्तेमाल करते हुए, सस्ता लेबर का इस्तेमाल करते हुए मास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन कर रहा है और इसे भारी मात्रा में यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं कहीं न कहीं जर्मन कंपनीज भी अपने कई सारे कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग ड्यूटीज पे करनी पड़ जाती हैं और इससे ओवरऑल चाइनीज ईवीज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सस्ती हो जाती हैं। रॉबर्ट हेबेक का ये फैसला चीन के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि जब इनका कहना है कि अगर हम चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज करते हैं और ये चाइना के लिए कोई सजा नहीं, तो आगे चल के या तो ये अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को 100% तक बढ़ा देंगे या फिर चाइना के ऊपर कई तरीके के और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और बांग्लादेश से। जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी इस समय भारत आई हुई हैं। लोकसभा इलेक्शंस के बाद उनका ये दूसरा विजिट है भारत में, लेकिन इस बार भारत और बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये है कि अब भारत मेडिकल ई वीजा इशू करने वाला है बांग्लादेश के लोगों के लिए, ताकि वो भारत के अंदर आसानी से अपना इलाज करा सके। और आप जानते होंगे कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसे दुनिया में बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर माना जाता है। दुनिया भर से लोग भारत के अंदर इलाज कराने आते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत के अंदर जो ट्रीटमेंट या फिर कहें इलाज है ये काफी ज्यादा सस्ता हो जाता है। अब भारत ई वीजा इशू करने वाला है जिससे लोगों को आने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा एक असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस भी ओपन किया जाएगा, ताकि दोनों ही देश अपने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। इसमें तीस्ता रिवर के जो वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम है इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा 10 से भी ज्यादा पैक्ट साइन किए गए हैं, जिसमें डिजिटल पार्टनरशिप, ग्रीन पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस कॉर्पोरेशन, रेलवेज, ओशियन डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड तमाम तरीके के ऐसे सेक्टर्स। अगली अपडेट सामने निकल के आ रही है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, रशिया और चीन से। असल में साउथ कोरिया की नौसेना के पास एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट, जो लगभग साउथ कोरिया पहुंच चुका है और वहां पर मिलकर के जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसे लास्ट ईयर ही ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको याद होगा जब अगस्त 2023 में एक कैंप डेविड शिखर सम्मेलन किया गया तो इसमें अनाउंसमेंट की जाती है कि तीनों ही देश मिलकर के इस तरीके के सैन्य अभ्यास को कंडक्ट कराएंगे। और अब फाइनली इसके लिए अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर इसका रशिया से कनेक्शन की बात की जाए तो साउथ कोरिया एक ऐसी लोकेशन है जहां से नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया तीनों पर नजर रखी जा सकती है। और रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 24 सालों बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं और ये दुनिया के लिए एक बड़े संकेत हैं। इसीलिए अमेरिका यहाँ पर अपनी प्रेजेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो गाजा के बाद अब लेबनान पर हमला करने की तैयारी में है इजराइल। लेकिन इजराइल की इस वार्निंग के बाद हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है और इस चीज को लेकर के अमेरिका भी डरा हुआ है, क्योंकि ये बात दुनिया जानती है कि इजराइल के हिजबुल्लाह को लेकर के दुनिया में एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। और उसके पीछे कारण ये है कि हिजबुल्लाह के पास भारी मात्रा में हथियार हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसे दुनिया से सबसे ज्यादा भारी मात्रा में हथियारों से लैस नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर पहचाना जाता है। हिजबुल्लाह के पास खतरनाक हथियारों का जखीरा है और तमाम हथियार उसने दुनिया भर से कलेक्ट करके रखे हैं। और अगर इजराइल इस बार छोटी सी भी हरकत करता है तो अंजाम बड़े और शायद बहुत बुरे भी हो सकते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल योगा डे के बाद दुनिया भर से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि भारत की तरफ से दिया गया योगा दुनिया भर में कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसमें तमाम मुस्लिम देश भी शामिल हैं, चाहे फिर वो मालदीव हो या फिर मिडिल ईस्ट के तमाम देश। लेकिन आपको याद होगा साल 2022 में योगा दिवस दिन कुछ भारतीयों और कुछ उसी देश के नागरिकों पर हमला किया जाता है क्योंकि वो योगा परफॉर्म कर रहे थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस देश के अंदर ऐसी घटना देखने को मिली थी? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।